हेलो, कैसे हो बच्चों। तो बच्चों, हम लोगों ने पहला जो वीडियो था उसमें मानव भूगोल के प्रकृति और क्षेत्र उससे संबंधित टॉपिक पढ़ रहे थे। और इसके बारे में बताया था निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद और संभववाद। तो आगे इसमें से आगे देखते हैं क्या है। तो निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद जैसे कि बताया था, वातावरण निश्चयवाद एक ही चीज़ होती है। ये बताती है कि प्रकृति जो है सर्वोपरि होती है और मनुष्य उसकी संतान होता है। वहीं संभववाद क्या बताता है कि नहीं, मानवीय जो बुद्धि है वो सर्वोपरि जो होती है और प्रकृति को वो कंट्रोल कर सकता है। और नवनिश्चयवाद क्या कहता है, ये दोनों का इन्होंने बताया, ना तो प्रकृति बलवान है, नहीं मनुष्य, बल्कि एक दूसरे में पूरक का संबंध होता है। अब ये निश्चयवाद, वातावरण निश्चयवाद, ये जो सिद्धांत था, इसके प्रमुख जो इसका जो पक्ष लेने वाले वैज्ञानिक है वो देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये कुमारी सैंपल। ये इसका बहुत इसका पक्ष लेती थी। तो इसकी प्रमुख वैज्ञानिक ये थी। दूसरे इनके रेड जेल थे। रेड जेल को मानव भूगोल के पिता भी कहा जाता है। इनकी जो किताब है एंथ्रोपोजोग्राफी, मानव भूगोल शास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। हो सकता है जो बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है उसमें आ जाए, ठीक। तो निश्चयवाद की जो जो विचारधारा थी, ये मुख्यतः कुमारी सैंपल और रेड जेल की थी। और निश्चयवाद की था क्या, ये जो विचारधाराएँ निकल के आई थी उस समय निकल के आई थी जब विश्व युद्ध चल रहे थे, ठीक है। तो ये निश्चयवाद की विचारधारा धारा जो थी वो जर्मनी की थी बेसिकली। और जर्मनी और क्या था, जर्मनी और इसमें फ्रांस में बहुत बड़ी दुश्मनी चल रही थी उस टाइम, ठीक है। तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने क्या नीतिवाद को लेके आए। हालांकि कुमारी सैंपल ही थी, ये अमेरिका की थी, लेकिन जो इस निश्चयवाद की अवधारणा का समर्थन करते थे वो अधिकतर वैज्ञानिक कौन थे, वो थे तुम्हारे जर्मनी के। इसके विरोध में संभववादी वो आई विचारधारा। तो संभववादी विचारधारा क्या बोल रही है, वो ये बोल रही थी कि मानवीय मनुष्य की बुद्धि है वो सक्षम है प्रकृति पर नियंत्रण करने के लिए। यानी मनुष्य सर्वोपरि है, प्रकृति सर्वोपरि नहीं है। तो इस संभववाद की विचारधारा के प्रमुख जो प्रवर्तक थे, ये जो उसके वैज्ञानिक थे, वो कौन थे, विडाल डी लाब्लाश। विडाल डी लाब्लाश, ये आज ज़रूर याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और ये जितने भी संभववादी जो विचारधारा के लोग थे, ये फ्रांसीसी थे, ठीक। तो यहाँ एक दूसरे का विरोध चल रहा है। फिर इन दोनों के मतलब नवनिश्चयवाद विचारधारा जो दोनों ने समन्वय स्थापित किया। किसमें समन्वय, प्रकृति में और मनुष्य के बीच में समन्वय स्थापित किया। बताया प्रकृति और मनुष्य कोई एक दूसरे सर्वोपरि नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचारधारा को देने वाले कौन थे, सर ग्रिफिथ टेलर, ये थे, ठीक है। ये भी जरूर याद कर लीजिएगा। तो नवनिश्चयवाद, अगर कुमारी सैंपल आए, रेड जेल आए, तो नवनिश्चयवाद या वातावरण निश्चयवाद। बिडाल्डी लावलाश आए तो संभववाद। और ग्रिफिथ टेलर क्या है, वो नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद, ठीक है। इसे नवनियतिवाद भी कहते हैं। और ये यहाँ ध्यान रखना, रेड जेल मानव भूगोल के पिता बोला जाता है। एंथ्रोपोजोग्राफी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। अब आगे टॉपिक था कि मानव भूगोल का अर्थ और उसके विषय क्षेत्र क्या होते हैं। मानव भूगोल का अर्थ क्या है और विषय क्षेत्र उसका क्या है। तो मानव भूगोल का अर्थ मैंने बताया ही था, मनुष्य और उसके आसपास का पर्यावरण, उसका अध्ययन। जैसे मनुष्य हो गया, मानव हो गया, उसके आसपास का समाज हो गया, संस्कृति हो गई, आवास हो गया, पर्यावरण हो गया, राजनीति। तो इसी का तो अध्ययन करना है। मानव भूगोल का मतलब क्या है, मनुष्य उसके पर्यावरण का अध्ययन करना। अब इसमें पूछ रहा है, तो ये अर्थ हो गया। अब विषय क्षेत्र क्या है, तो मनुष्य के चारों ओर क्या है, यही सब चीज़ तो है। तो अब इसका ये विषय क्षेत्र रहेगा। ये समाज के चारों तरफ तो सामाजिक भूगोल है ना, ये इसका विषय क्षेत्र हो गया। संस्कृति, मनुष्य की संस्कृति होती है। हर दुनिया के हर देश में रहने वाले जो जो भी देश है, उनमें जो लोग रहते हैं, उनका एक समाज होता है, उनकी संस्कृति होती है, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक भूगोल में उसका अध्ययन होता है। अलग अलग प्रकार के मनुष्य आवास बनाता है, गाँव में बनाता है, कच्चे होते हैं, पक्के होते हैं। तो ये बस्ती भूगोल के अंतर्गत आता है। मनुष्य के चारों ओर वातावरण होता है ना, कि वो ठंडे इलाकों में रह रहा है कि सर्द इलाकों में रह रहा है ना, या रेगिस्तानी इलाकों में रहा है, तो पर्यावरण भूगोल आ जाता है ना। मनुष्य का जो प्रभाव है, मनुष्य पर प्रभाव राजनीति का भी पड़ता है, और राजनीति को भी मनुष्य प्रभावित करता है। हर देश की हर जगह की पॉलिटिक्स अलग होती है। चीन में चले आओ, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, भारत में डेमोक्रेसी है ना। तो राजनीतिक भूगोल इसका अध्ययन करता है। इतिहास के विषय में बात आती है तो ऐतिहासिक भूगोल,
तथ्य और इस सब की बात होती है तो गणितीय भूगोल। तो इस तरह से जितने भी मनुष्य का जो विषय क्षेत्र है, अगर मानव भूगोल का विषय क्षेत्र देखें तो मनुष्य के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, बस उनके आगे भूगोल लगा दो। समाज सामाजिक भूगोल, संस्कृति सांस्कृतिक भूगोल, आवास तो आवास, ठीक है, तो वो इसके विषय क्षेत्र कहलाए जाते हैं। एक दूसरा अगर क्वेश्चन ये कि मानव भूगोल की शाखाएं क्या हैं, तो शाखाएं में यही तो आ जाएंगी। सामाजिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, ये उसकी शाखाएं हैं। मानव भूगोल अपने आप में एक वृक्ष है, इसकी अनेक शाखाएं हैं। सामाजिक भूगोल, बस्ती भूगोल, ये क्या हुई, इसकी शाखाएं हुई, ठीक है। जैसे एक मनुष्य है तो मनुष्य की क्या होती है शाखाएं, हाथ, पैर, सिर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे अध्ययन मिलकर मानव भूगोल बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अस्थिर पृथ्वी पर चंचल मानव और परिवर्तनशील संबंध। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखा अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव और परिवर्तनशील संबंध। पहले तो ये देखो पृथ्वी क्या स्थिर है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, अस्थिर, लगातार घूम रही है, ऐसे घूम रही है ना। सूर्य है, सूर्य जैसे सूरज इसके चारों ओर रेवोल्यूशन कर रही है, घूम रही है, ऐसे पृथ्वी यहाँ होती है तो यहाँ होती है, खुद अपनी दूरी पे घूम रही है, तो पृथ्वी स्थिर नहीं है। दूसरा, मनुष्य की बात की जाए, क्या मनुष्य स्थिर है? नहीं। मनुष्य मानव क्या, वो भी एक चंचल प्राणी है। चंचल का मतलब ये है कि वो चंचल कोई चीज़ होती है तो उसका मतलब होता है अस्थिरता से, उसकी एक जगह ना बैठना। जैसे बच्चे देखो, बच्चे क्या होते हैं, अस्थिर रहते हैं, दिन भर इधर भाग उधर भाग, है ना, चंचलता उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो मनुष्य भी स्थिर नहीं है ना। तो ना ही पृथ्वी स्थिर है, ना ही मनुष्य स्थिर है। तो अस्थिर पृथ्वी और अस्थिर मानव की बात कर रहा है, इनके बीच में संबंध जो होगा वो भी परिवर्तनशील होगा। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी क्या है, सूर्य के चक्कर लगाती है। मान लो ये सूरज है, ठीक है, ये पृथ्वी है। एक बार सूरज के निकट आती है पृथ्वी और एक बार सूरज से दूर जाती है, ठीक है, सूरज से दूर जा रही है। ये जो स्थिति होती है ये वाली 3 जनवरी को होती है और ये वाली स्थिति होती है 4 जुलाई को, ठीक। अब आप देखो, जैसे पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है तो पृथ्वी पर ठंड बढ़ती है और जबकि दूर जाती है तो गर्मी होती है। तुम्हें उल्टा संबंध लग रहा होगा कि ऐसा लग रहा होगा भाई सूरज के पास आ रही है तो गर्मी होनी चाहिए, दूर जाए तो सर्दी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका एक कारण है। कारण ये है कि जब पृथ्वी सूरज के पास, चूँकि एक दीर्घवृत्ताकार में घूम रही है ऐसे, ठीक है, जैसे ही सूरज के पास आती है तो उसकी स्पीड जो बहुत तेज़ी से गुजरती है यहाँ से, इतनी तेज़ी से गुजरती है कि सूरज की हीट का कोई असर ज़्यादा होता नहीं, इसलिए यहाँ पर 3 जनवरी को ठंड होती है। और जैसे दूर जाती है, जब सूरज से सबसे दूर होती है पृथ्वी, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है ना, उसकी गति घूमने की धीरे लगती है, तो वो 4 जुलाई को होती है, यानी पृथ्वी से सूरज से सबसे ज़्यादा अधिक दूरी होती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात भी मतलब सर्दी और गर्मी हो रही है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है तो दिन रात आ रहे हैं, ठीक। अब जब मानव को देख लो, मनुष्य जब ठंड आई तो क्या करता है, जर्सी बना ली, स्वेटर निकाल लिया, है ना, जर्सी निकाल ली इसने ठंड में। 1 मिनट। तो मौसम के हिसाब से हमें अनुसार चेंज कर रहा है। ठंड आई तो मोटे कपड़े निकाल लिए उसने, गर्मी आई तो हल्के कपड़े ले लिए, है ना। फिर ठंड में पेड़ों को काट रहा है ताकि आग जला सके, गर्मियों के हिसाब से पेड़ भी लगाए ताकि उसको। तो मनुष्य खुद भी परिवर्तनशील है, पृथ्वी भी परिवर्तनशील है, और इन दोनों में जो संबंध है वो भी परिवर्तनशील है। जैसे मान लो ठंड हमेशा रहेगी नहीं, ठीक है, तो जब ठंड आएगी तो मनुष्य स्वेटर पहनेगा, तो एक संबंध बन गया। लेकिन क्या ये संबंध स्थिर है? नहीं, जब ठंड चली जाएगी वो छोड़ देगा। ऐसे ही जब ठंड होगी तो वो पेड़ जलाएगा, लकड़ी जलाएगा, ठीक है, ये एक प्रकार का संबंध है। क्या है, स्थिर संबंध है? नहीं, परिवर्तनशील है। तो यही ये कहना चाहता है कि अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच में संबंध की बात करी इन्होंने, परिवर्तनशील संबंध की बात करी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लेना। अब अगला प्रश्न देखो, तो ये है कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक संबंधों से किस प्रकार का संबंध है।
तो वही अन्य सामाजिक विज्ञान क्या है, तो वही मनुष्य को बीच में रखते हैं। मानव मानव के चारों ओर क्या है, उसका समुदाय है, उसका धर्म है ना, धर्म। एक मिनट, धर्म हो गया, उसका समुदाय हो गया, है ना, उसकी भाषा हो गई, संस्कृति, यही तो सब है मनुष्य के चारों ओर की चीज़ें हैं। तो यही सामाजिक धर्म क्या हो गया, धार्मिक भूगोल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, भाषाई भूगोल, है ना, सांस्कृतिक भूगोल, जलवायु, धरातलीय विशेषता, धरातलीय भूगोल या भौतिक भूगोल, ये जलवायु भूगोल, ये सारा चीज़ें वही तो है, सामाजिक विज्ञान ही तो है। तो ये तो मनुष्य के जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों से हो जाता है। कैसे ये अब इसमें अध्ययन क्या होता है, जैसे सांस्कृतिक भूगोल है, मनुष्य क्या होता है, मानव होता है, मानव की एक विशेष संस्कृति होती है। जैसे अगर आप देखो मुस्लिम में देखो तो उनमें किसी और तरह का कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, हिंदू में कुछ और टाइप का कल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, तो उनकी अलग अलग संस्कृति है। ठीक, तो होता क्या है, अब संस्कृति जिस विषय के अंतर्गत संस्कृति का अध्ययन किया जाता है वो सांस्कृतिक भूगोल कहलाता है। ये भी एक प्रकार सामाजिक विज्ञान का विषय है, क्योंकि समाज से ही संबंधित है ना। तो जितनी भी दुनिया में संस्कृति है, इसके अंतर्गत क्या होगा, उसका अध्ययन किया जाएगा कि कैसे एक मनुष्य के ऊपर संस्कृति का प्रभाव, कैसे संस्कृति और संस्कृति मनुष्य को प्रभावित करती है, मनुष्य संस्कृति को प्रभावित करती है। तो दुनिया भर के जो सांस्कृतिक भूगोल है, उसमें दुनिया भर की जितनी भी संस्कृतियाँ उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध इस प्रकार हो जाता है। अगला प्रश्न है ठीक, अगला प्रश्न है निश्चयवाद की अवधारणा बताइए। वही बताया था निश्चयवाद क्या होता है, जो प्रकृति को सर्वोपरि माने। ठीक है, उदाहरण देख लो, जैसे भौतिक कार्य, जलवायु उत्पादन होते हैं। उदाहरण के लिए दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग मांसाहारी होते, क्यों, क्योंकि वहाँ कृषि संभव ही नहीं है। ठीक है, इस तुम्हारे विचारधारा के समर्थक कौन है, रेड जेल्स है, एलन सैम्पल। संभववाद ये मानते हैं नहीं, मनुष्य सर्वोपरि है, उसका मस्तिष्क अपने ज्ञान से प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक है ना, उदाहरण के मनुष्य ने नदियों पर बांध बनाकर उसके बहाव को नियंत्रित किया ताकि बाढ़ की संभावना को कम किया जा सके। नवनिश्चयवाद क्या है, वही प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक है। किसने दिया इसको, ग्रिफिथ टेलर ने, है ना। मानव प्रकृति के मानवीकरण पर टिप्पणी कीजिए और मानव के प्रकृतिकरण पर। तो ये मैंने उस दिन बताया था, यहाँ पे दो शब्द हैं, प्रकृति के मानवीकरण, यानी प्रकृति का मानवीकरण कर दिया जाए, है ना। यानी अगर इसको देखेंगे तो प्रकृति ऐसी कर दिया है जैसे उसका ईजिली दोहन किया जा सके। ठीक है, मतलब संभववादी विचारधारा क्या कहती है, संभववादी विचारधारा ये कहती है, संभववादी विचारधारा क्या कहती है, ये कहती है कि मनुष्य के जो मस्तिष्क है, उसका जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है, प्रकृति पर कंट्रोल कर सकता है। ठीक, अब मनुष्य क्या करता है, इस प्रकृति में तरह तरह के चेंजेस करता है। ठीक है, वो यहाँ से जो जंगल काट के खेती की भूमि बनाता है, ठीक है, वहाँ फैक्ट्री लगाता है, कॉलोनियाँ बसाता है, स्विमिंग पूल बना रहा है, रोड बना रहा है, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या कर रहा है, प्रकृति में चेंजेस ला रहा है। तो मनुष्य क्या कर रहा है, प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल रहा है, यही प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। ठीक, प्रकृति के मानवीकरण से तात्पर्य सभी स्थानों पर मानवीय क्रियाओं की छाप, जैसे मैदानी भागों में कृषि कार्य, उद्योग धंधों का निर्माण, मजरूह स्थलों, पठारी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र। तो प्राकृतिक स्थानों, प्रकृति का भी मानवीकरण मनुष्य कर रहा है। ठीक, अब इसका उल्टा जो है मानव का प्रकृतिकरण, तो ये कौन कहेंगे, ये ज़्यादातर कहेंगे तुम्हारे निश्चयवादी। क्या कहेंगे, प्रकृति क्या है, प्रकृति की संतान है मनुष्य। ठीक है, मतलब इनका मानना यह है मानव के प्रकृतिकरण का, कि मनुष्य को प्रकृति की ओर ले जाओ, यानी मनुष्य की सभी क्रियाकलापों पर क्या होगा, प्रकृति का नियंत्रण होगा। ठीक, तो ये विचारधारा वाले ये चीज़ मानते हैं, तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, बाकी जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पी है, वो तुम खुद पढ़ लेना। और ये तेलुगु वाले देख लेते हैं। मानव भूगोल के परिभाषित की वही मनुष्य और उसके चारों ओर का पर्यावरण। ठीक है,
विशेष क्षेत्र की बात करें, चारों ओर क्या है, जलवायु, मृदा है, शिक्षा, ये इसके विशेष क्षेत्र हो गए। अब कोई इनसे पूछे कि मतलब शाखाएं क्या है, जलवायु, जलवायु विज्ञान या जलवायु भूगोल, मृदा भूगोल, है ना, सांस्कृतिक भूगोल, बस्ती भूगोल, ये इसकी शाखाएं हो गई। पर्यावरण निश्चयवाद के जान ही रहे हो, वही नियतिवाद, ठीक, संभववाद जान रहे हो, बिडाल्डी लावलाश वाला। नवनिश्चयवाद है, वो भी जान रहे हो। मानव भूगोल के उपागम, उपागम क्या होता है, अप्रोचेज होती है। अप्रोचेज यानी किसी विषय को के अध्ययन करने की तकनीकी। किसी विषय का अगर अध्ययन किया जाता है ना, विषय का, कोई भी विषय का, किसी विषय के अध्ययन या शोध की तकनीकी को कहते हैं अप्रोचेस या उपागम, ठीक। तो मानव भूगोल के कई उपागम, मानववादी उपागम जो क्या बात करेगा, मानव, सिर्फ मानव की बात करेगा कि मनुष्य की जो आवश्यकता है, उसके जो आसपास की चीज़ें जो करना चाहता है, उसको एक केंद्र में रखेगा। क्रांतिकारी उपागम ये हमेशा बात करेगा, ये मार्क्सवादी, जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उस पर आधारित है। ये कहता है कि गरीबों को, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, और जो जिनके पास इसकी भाषा में उसको बोलते हैं बुर्जुआ, नहीं, सर्वहारा, सर्वहारा, जो बहुत गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं है। मतलब इनका, मार्क्स का कहने का मतलब ये था कि समाज जो है, उसमें पढ़ोगे आप लोग समाजशास्त्र में, समाज दो भागों में डिवाइड है, एक बुर्जुआ वर्ग में, दूसरा सर्वहारा। बुर्जुआ वर्ग के पास सब कुछ है, सारे संसाधन है, सब कुछ है। सर्वहारा क्या है, बहुत गरीब है, ठीक है। तो ये बुर्जुआ वर्ग क्या करता है, सर्वहारा का शोषण करता है। तो क्रांतिकारी उपागम यही बताता है कि वो उपाय बताता है कि कैसे सर्वहारा वर्ग को शक्तिशाली, मतलब इसकी स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति को सही किया जा सके, ठीक है। ये चीज़ हो गई। आगे फिर से वही आती मानव भूगोल की शाखाएं और उसके विषय क्षेत्र है ना, ये तो पढ़ ही लोगे। फिर वही मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा। अब यहाँ पे क्या है, कल्याणपरक विचारधारा। ये विचारधारा जो है ना, ये उपागम से निकल गई। ये उपागम जो है ना, जो भी मानव भूगोल के, ये उसी में शामिल है, ठीक है। तो कल्याणपरक विचारधारा मतलब मानव कल्याण से जितने भी संबंधित उपाय हैं उस पर अध्ययन किया गया। जैसे गरीबी समाप्त करने के लिए लोगों को रोजगार दे दो, ठीक है, ये कल्याणपरक विचारधारा है। व्यवहारवादी उपागम ये मानव के जो व्यवहार है ना उसका अध्ययन करता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में मान लो कोई किसान फसल उगाता है तो बहुत से कारण देखता है वो। जैसे अगर कोई चीनी मिल है तुम्हारे आसपास, तो किसान क्या धान उगाएगा? नहीं, गन्ना उगाएगा। क्यों? उसे गन्ने का रेट अच्छा मिलेगा। धान तो वो खाने भर के लिए उगाएगा। वहीं अगर ये चीनी मिल यहाँ से हट जाए, यहाँ पर राइस मिल आ जाए बहुत सारी, तो वो धान उगाना शुरू कर देगा। तो क्या होता है, मानव भूगोल के व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत ये देखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है प्रत्यक्षवादी विचारधारा। प्रत्यक्षवादी विचारधारा क्या कहलाती? प्रत्यक्षवादी यानी आप इसके शब्द से सोचो, प्रत्यक्षवादी का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्षवादी का मतलब हुआ प्रत्यक्ष, जो सामने है, जो दिख रहा है, ठीक है। तो ये विचारधारा जो है वैज्ञानिकों वाली विचारधारा होती है, क्योंकि वैज्ञानिक भी वही मानते हैं, जो सामने है, जो दिख रहा है, हम उसको मानेंगे, जो है नहीं है उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो यह एक वैज्ञानिक विचारधारा जो अध्ययन में अनुभव, परीक्षण और तथ्यों इत्यादि को अधिक महत्व देती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, मानव भूगोल का एक उपागम है। इसमें गणितीय, सांख्यिकी, विज्ञान इत्यादि संबंधित मॉडल को तैयार किया जाता है, ठीक है। ओके, ये पहला चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, अब इसको याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।